नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ओम प्रकाश और आप सभी का ओपी एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप बीएसटीसी 2026 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए आज के इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे उन टॉपिक्स पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आप बीएसटीसी 2026 के एग्ज़ाम से पहले कौन कौन सी गलतियां नहीं करें ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। दूसरी बात, पेपर कैसे अटेंड करें, पेपर में कौन कौन सी गलतियां नहीं करें जिससे आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सके। बात करेंगे तीसरी महत्वपूर्ण, जिसमें किस सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है, ये भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कौन से टॉपिक किस समय पढ़ने हैं, यानी जो अंतिम 10 दिन का समय बचा है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं प्रत्येक विषय के अंदर, महत्वपूर्ण टॉपिकों पर भी बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे कि जो विद्यार्थी बार बार असफल होते हैं, दूसरी या तीसरे अटेम्प्ट में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन्हें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। तो इन सभी टॉपिक्स पर एक एक करके बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला महत्वपूर्ण टॉपिक जो सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है वो है एग्ज़ाम से पहले कौन सी गलतियां न करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीएसटीसी 2026 का एग्ज़ाम 20 मई 2026 को आयोजित होने जा रहा है। इसमें जितने भी विद्यार्थी भाग लेंगे उसमें से बहुत सारे विद्यार्थी पहली बार में जो सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं वो गलती यही है, पहली गलती, कि वो एग्ज़ाम देने अपने एग्ज़ाम से जस्ट 1 घंटा या 2 घंटा पहले निकलते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। पूरे साल मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत करने के बाद उनको जो लास्ट का समय होता है जहां उनको एग्ज़ाम देना होता है, उससे 1-2 घंटे पहले लालच करके, पढ़ाई की लालच के चक्कर में या किसी के भरोसे रहकर लास्ट टाइम एग्ज़ाम देने पहुंचते नहीं हैं। उनका एग्ज़ाम या तो मिस हो जाता है या अगर समय पर 1-आध घंटे पहले पहुंच भी जाते हैं फिर भी उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता। तो निश्चित तौर पर अपने एग्ज़ाम देने के लिए 3 से 4 घंटे पहले निकलें और शांत मन से एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचकर आराम से अपने आप को रिलैक्स करें। दूसरी गलती जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं वो ये है कि एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले तक पढ़ाई करना। एग्ज़ाम से कम 24 घंटे पहले पढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ दें और शरीर और माइंड को रिलैक्स दें, पर्याप्त नींद लें ताकि आपका एग्ज़ाम और बेहतरीन हो। आखिरी 24 घंटे में आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। जब आप 1 साल के अंदर कुछ नहीं कर सकते तो आप 24 घंटे में क्या ही उखाड़ दोगे। इसलिए 24 घंटे पहले पढ़ाई छोड़ दें, अपने माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स रखें। अब बात आती है तीसरी गलती। बहुत सारे स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करें कि एग्ज़ाम में आपके जैसे ही 3 या 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होते हैं तुरंत एडमिट कार्ड निकलवा लें और एडमिट कार्ड के ऊपर लेमिनेशन कराना चाहते हैं तो करा सकते हो, अन्यथा कम से कम 2 से 3 एडमिट कार्ड निकालने हैं और वो उसी टाइम निकाल लेते हैं जिस समय आपका एडमिट कार्ड जारी हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि एडमिट कार्ड निकाल देंगे, किसी दूसरे के भरोसे रहते हैं, वो ई मित्र वाला निकाल देगा, ये निकाल देगा। इसके लालच में उनका लास्ट दिन जब एग्ज़ाम होता है उस दिन तक एडमिट कार्ड नहीं निकल पाता है और लास्ट टाइम वेबसाइट चलती नहीं है और टाइम पे एडमिट कार्ड भी नहीं निकलता, इधर उधर दौड़ना पड़ता है जिसकी वजह से एग्ज़ाम ख़राब होता है। ध्यान रखें, एडमिट कार्ड जारी होते ही उसी दिन निकलवा के, प्रिंट निकलवा के अपने पास रख लेने 3 एडमिट कार्ड, और 2 से 3 जरूर रखें क्योंकि गुम भी हो सकता है, टाइम पे कोई भरोसा नहीं है। तो कम से कम 2 से 3 एडमिट कार्ड निकाल लें और साथ में ये भी ध्यान रखें कि आपका आधार कार्ड प्रूफ के रूप में उसके साथ उसी दिन तैयार करके रख दें। पेन, 2 पेन, आधार कार्ड और फ़ोटो, इसके साथ में आपको अपना एडमिट कार्ड लेके पहले ही तैयार रख देने। तो ये आपकी तीसरी गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब मैं वापस शॉर्टकट के रूप में बता रहा हूँ। टाइम पर पहुँचे, कम से कम 3 से 4 घंटे पहले निकलें, 24 घंटे पहले पढ़ाई छोड़ दें, माइंड को रिलैक्स करें और एडमिट कार्ड तुरंत निकलवा के अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके फ़ोटो, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड को पहले ही तैयार रखें। अब बारी आती है कि एग्ज़ाम में पेपर का सॉल्यूशन कैसे करें, पेपर अटेंड करते समय घबराहट कैसे दूर करें। दोस्तों, सबसे ज़रूरी होता है कि आपने कितना पढ़ा है और उसने परीक्षाओं में आपको कितना याद आया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी पढ़ के सब जाते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो रात दिन पढ़ते हैं लेकिन उनका कभी सिलेक्शन नहीं होता। कारण यही है कि वो पेपर का जो प्रेशर होता है उसको झेल नहीं पाते, जिसकी वजह से वो कभी एग्ज़ाम पार ही नहीं कर पाते। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं 3 बार
ऐसे ही मेरा तो पहली बार में बीएसटीसी निकल गया था, 3 बार मैं ऐसे ही एग्ज़ाम देने गया, तीनों बार मैंने 450 तक क्रॉस किए हैं। तो मुझे तो अपना एक्सपीरियंस पता है कि क्या करना चाहिए। इस टाइम सबसे ज़्यादा बच्चे गलतियाँ यही करते हैं कि उनका प्रेशर मैनेज नहीं होता। वो परीक्षा हॉल में ऐसे लगता है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, वो होगा। बिल्कुल रिलैक्स होकर परीक्षा में बैठें, ये नहीं सोचे कि आपका होगा कि नहीं होगा। जब एग्ज़ाम देने जाएं तो ये पूरी तरह से अपने खुद से ये बोल कर जाएँ कि मुझे सब कुछ आता है, जो पढ़ा है वहीं से पेपर आएगा, और पेपर में जो भी आएगा मुझे आएगा, जो मेरे को नहीं आता वो किसी को नहीं आता। इसी तरह की सोच रख के जाना है, और आपको यही सोच के जाना है कि मेरा पेपर अच्छे से अच्छा होगा, मैं ऐसे पेपर दूंगा जैसे मेरे को एक नॉर्मल पेपर दिया है। भले आपको प्रश्न हार्ड लगे, लेकिन आपको ये सोचना है कि मैं आगे वाले पेपरों के जो प्रश्न आएंगे आगे वाले, उनमें अच्छा परफॉर्म कर दूंगा। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और जल्दबाजी में गोले कभी गलत ना भरें। यदि आप गोले भरते समय गलती कर दोगे तो आपका पेपर डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखें, गोला जब भी भरें, जैसे पहला प्रश्न कर दिया तो पहले प्रश्न पे राइट लगा दें और उसका गोला भर दें। बीच में कोई भी प्रश्न छोड़ने की कोशिश ना करें, जहाँ तक वो संभव हो गोला कम से कम छोड़ें, नहीं तो आपके ऊपर नीचे गोले हो जाएंगे। गोले भरते समय निश्चित तौर पे ध्यान रखें, कम से कम गोला भरने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। पहले 1-2 बार आप OMR का प्रिंट निकलवा के बाज़ार से ले आएँ, और वहाँ से आप 1-2 बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, क्योंकि गोले भरने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। एग्ज़ाम में गोले आसानी से सही तरीके से भरें, तो एग्ज़ाम प्रेशर हॉल को आप अगर मैनेज कर लेंगे तो अब बारी आती है कि पेपर को हल कैसे करना है। हल करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको पेपर सही तरह से मैनेज करना आना चाहिए। सबसे पहले आपको हल करने के लिए जो पेपर दिया जाता है उसमें सबसे ज़रूरी पार्ट होता है जीके का, जिसमें बहुत सारे बच्चे पिछड़ जाते हैं, क्योंकि उनका पेपर अच्छा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जीके में आते हुए प्रश्न गलत करता है, लास्ट टाइम जीके करता है, जिसकी वजह से पेपर के प्रश्न छूट जाते हैं, जो कि बहुत ईजी होते हैं, बहुत कम समय में हो जाते हैं। जीके आपका मिनिमम 30 मिनट के अंदर निपट ही जाना चाहिए, जिसमें आपको पहली नज़र में जो प्रश्न सही लगे वो तो धड़ाधड़ कर देने हैं। जिनमें आपको कन्फ्यूजन दिखे उन प्रश्नों को छोड़ सकते हो, या उसके ऊपर पहले टिक करके जा सकते हो हल्का सा, और फिर 2 गोलों के अंदर में से आपको जो अच्छा लगे वो लास्ट में भर देना है। लेकिन उस प्रश्न पे ज़रूर टिक करें जिसको आपने छोड़ा है। और गोला भरते समय दूसरी बार ज़रूर ध्यान रखें कि मैंने ये प्रश्न छोड़ा है, उसी टाइम सतर्क हो जाएं कि अब मैं ये गोला अगला भरूंगा, तो उस पर ध्यान ज़रूर रखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जीके अटेंड करना है। जीके में भी वो प्रश्न जो आपको पहली नज़र में सही लगे, और जिनमें कन्फ्यूजन है वो थोड़े बहुत छोड़ दें, जो बिल्कुल नहीं आ रहे वो पहले ही गोले भर दें, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, सारे प्रश्न अटेंड करके आने, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं और जो एकदम अच्छे आ रहे हैं वो तो पहली नज़र में कर लेने। जिनमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है उनको आप छोड़ सकते हो, एक बार के लिए दूसरी नज़र में जब देखेंगे तब कर लेना, ठीक है। आप जैसे ही आप 50% पूरे अटेंड कर लेंगे, फिर दूसरी नज़र वाले प्रश्न देख लेना जिनमें आपको कन्फ्यूजन है। हालांकि ऐसे 4-5% ही होते हैं जिनमें ऐसा होता है। आप चाहो तो तुरंत ही आप उसका भर सकते हो, या फिर आपने छोड़े है तो दूसरी नज़र में उनको करके जीके फाइनल कर दो, फिर जीके की टेंशन ख़त्म। अब आइए आप दूसरे पार्ट पे, जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। दूसरा पार्ट है आपका हिंदी। 2 नंबर पे आपको हिंदी करनी है। हिंदी के प्रश्न ध्यान से पढ़ें। सबसे बड़ी गलती होती है यहाँ पे नहीं पढ़ने में, और एक शुद्ध वर्तनी वाले प्रश्न होते हैं, उसमें कौन से शुद्ध वर्तनी कौन से अशुद्ध वर्तनी, उन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना। मैं एक एक बारीक बारीक बात को आपको समझा रहा हूँ। अब उनको अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, फिर उसके ऑप्शन से पढ़ें। तो हिंदी में ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि प्रश्न को ढंग से ज़रूर से पढ़ना है। तो हिंदी जैसे अटेंड हो जाती है 30 प्रश्न, जिनकी अंग्रेजी अच्छी है वो अंग्रेजी भी लगातार ही अटेंड कर लें, तो हिंदी और अंग्रेजी अटेंड हो जाएगी। जिनको अंग्रेजी नहीं आती है वो पैसेज को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ें, थोड़ा धैर्य रखें और पैसेज को अच्छे से पढ़ें। पैसेज वाले प्रश्न कर लें, और प्रीपोजिशन और टेंस वाले प्रश्न और आर्टिकल वाले प्रश्न देख के उसमें से पहले कर लें, और बाकी वालों पे तुक्का मार दें। तुक्का मारते समय भी एक छोटी सी बात जो आपको सबसे कॉमन मैं बताऊँगा, वो ये है कि इसमें बी या सी ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो बी पे तुक्का मारने की कोशिश करें, और जिसमें आप तुक्का मार रहे हो अंग्रेजी में वो लाइन 2 ही मारें। जैसे बी भर दिए तो सारी बी भर देना, ताकि कम से कम 3-4 तो सही हो, नहीं तो सारे गलत कर बैठोगे। इसलिए जब भी मारो तो कम से कम सारे एक ही ऑप्शन भरना है। बी भरो तो बी भरना है, सी भरो तो सी भरना है। डी की संभावना बहुत कम रहती है और ए की संभावना बहुत कम रहती है। तो ए या बी या सी में से गोले भरने हैं, सीधे ही भरने हैं। जिनको अंग्रेजी नहीं आती, और जिनको आती है वो तो पढ़ के आराम से करेंगे। तो ये हुए अंग्रेजी और हिंदी। 2 नंबर पे अंग्रेजी हिंदी, और 3 नंबर पे आपको अंग्रेजी अटेंड करनी है। अब बचे कौन से हैं? 2 सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जहाँ सबसे ज़्यादा धुरंधर अपनी ताकत जमाते हैं, वो है शिक्षण अभिरुचि और रीजनिंग। जिनको रीजनिंग बहुत अच्छी आती है, जो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लेता है, वो 3 नंबर पे रीजनिंग मारेंगे। और धड़ाधड़ रीजनिंग के अंदर प्रश्न उड़ाते समय ध्यान रखना है कि जब रीजनिंग के अंदर प्रश्न करने बैठो
तो पूरा प्रश्न करने के बजाय कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को पहले 2 या 3 अक्षर मिला के तुरंत उड़ा देना है, पूरा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ऑप्शन काटना है, धड़ाधड़ ऑप्शन काट के निकल जाना है। और जिन प्रश्नों के अंदर सादृश्यता के प्रश्नों में आपको कन्फ्यूजन लगे उनको 2 बार पढ़ के अच्छे से सोच के बाद में करना है, नहीं तो सादृश्यता वाला प्रश्न इसमें गलत होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, ध्यान रखना। तो उनको कथनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ के करना। बाकी कोडिंग डिकोडिंग वालों में ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाने की कोशिश करना, ये हुए प्रश्न। और कभी भी ऐसे प्रश्न में मत उलझना जो आपको रीजनिंग में आता नहीं है और आप उसके ऊपर 5 से ज़्यादा मिनट खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए रीजनिंग के किसी भी प्रश्न में उलझे बिना प्रश्न करने हैं, और रीजनिंग में कौन सी गलतियां नहीं करनी वो भी आपको आगे बता दूंगा। तो फिर आपको 3 नंबर पे 4 नंबर पे रीजनिंग हल कर देनी। पहले जीके कर दिया, हिंदी कर दी, अंग्रेजी कर दी और रीजनिंग कर दी। अब जिनकी रीजनिंग अच्छी नहीं है वो पहले शिक्षण करेंगे, और जिनकी रीजनिंग है वो पहले रीजनिंग करेंगे। अब शिक्षण करते समय क्या है, शिक्षण में प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उसके चारों ऑप्शंस ध्यान से पढ़ें। 4 ऑप्शंस पढ़ने के बाद ही उत्तर देना है। ऐसा नहीं है कि आपके पहला ऑप्शन दिख गया पहले ऑप्शन पे कर दिया, नहीं, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। हो सकता है तो आप 2 बार पढ़ लें अगर समझ में नहीं आए तो, लेकिन पूरा ध्यान से पढ़ के करना है ताकि आपकी कोई गलती ना हो। फिर शिक्षण को करने के बाद आप रीजनिंग कर सकते हैं जिनकी रीजनिंग कमज़ोर है, और जिन्होंने पहले रीजनिंग कर दी वो लास्ट में शिक्षण कर सकते हैं। ये रहा तरीका पेपर अटेंड करने का और सही मैनेज करने का। अब रीजनिंग की एक महत्वपूर्ण टिप्स जो आपको दूंगा वो ये है कि रीजनिंग में बहुत सारे बच्चों का टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। कम से कम 40% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके रीजनिंग के प्रश्न छूटते हैं, रीजनिंग के प्रश्नों की वजह से अन्य प्रश्न भी छूट जाते हैं। तो रीजनिंग में टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा तरीका है, रीजनिंग जैसे ही करने बैठो तो पहले रीजनिंग के उन प्रश्नों पर गोला कर दें जो आपको कम से कम समय में प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जैसे कई बार वो चौकड़ी वो आते हैं, इस वर्ग के अंदर इतने मजदूर है, इसमें कौन कौन से मजदूर, कारीगर तथा शिक्षक सभी है, वो गोला वाला त्रिभुज आयत और ऐसे दिए होते हैं, और उसमें कौन कौन सा है वैनारिक का प्रश्न होता है, वो वाले प्रश्न, और सादृश्यता वाला प्रश्न और एक कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न, इन प्रश्नों को पहले करें। पहले उन प्रश्नों को छांट ले जो बहुत ईजी है। ऐसे कम से कम आपको 30 प्रश्न मिल जाएंगे जो बहुत ईजी होते हैं और जल्दी से हो जाएंगे। उन 30 प्रश्नों को पहले कर लें, छोड़ दे। लेकिन ध्यान रखें अब गोले नहीं भरें। रीजनिंग में गोले भरते समय ध्यान रखें कि पहले प्रश्नों को हल कर दे, फिर प्रश्नों के ऊपर ऑप्शन पे राइट लगा सकते हो, कोई मना नहीं, आपको कोई मना नहीं करेगा। आप ऑप्शंस पे राइट लगा के छोड़ दे। अब गोला भरना है तो साथ साथ में भरना है। जो 30 प्रश्न ईजी लग रहे थे वो पहले कर दिए, फिर उनके गोले भर लो आपको OMR के अंदर, कोई मना नहीं है। फिर आप 30 प्रश्न के गोले भर दिए। अब जो 20 प्रश्न बचे हैं वो आपका टाइम खाएंगे तो खाएंगे, क्योंकि लास्ट में ही कर रहे हो आप रीजनिंग, अब खाएंगे तो खाएंगे। लेकिन अब आपको वो प्रश्न करने हैं जो आपको आ सकते हैं लेकिन थोड़ा समय लेंगे। जैसे प्रश्न हो गया रिश्तों वाला या बैठक व्यवस्था वाला, वो प्रश्न कर लें। इसमें आपका समय तो ज़रूर खाएगा लेकिन वो प्रश्न हल हो जाएंगे, तो वो कर लें। और जो नहीं आ रहे हैं उनके तो लास्ट में तुक्का मार दें। समय जब 5 या 7 मिनट बचे तो उनके तुक्का मार देना है रीजनिंग के अंदर। तो ये तरीका रहा आपके रीजनिंग हल करने का। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे धांसू तकनीक कि आखिरी समय में क्या करें। अब ये जो 10 दिन बचे इसमें क्या करना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने। पुराने पेपर या कोई भी नए मॉडल पेपर आपके लाए हुए हैं तो कम से कम 5 से 7 मॉडल पेपर ज़रूर लगाएं इन 10 दिनों के अंदर, ताकि आपके अच्छे से गोले भरने की प्रैक्टिस हो सके और आपके पेपर करने के अंदर कोई गलतियाँ ना हो। तो इस समय तो आपको टेस्ट ही देने हैं। अब कौन से टॉपिक्स का टेस्ट देने के साथ साथ रिवीजन करना है वो आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज, प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज भी बता देता हूँ। सबसे पहले जीके, जिसमें मैं अपने आप को एक्सपर्ट तो नहीं कहूँगा, फिर भी मैंने जब तक कि जितने पेपर दिए हैं BSTC के 45 तक तो मैं सही करके आया। तो क्या करना है, जीके कैसे हल करना है। एक में तो मेरे 50 में से 49 भी सही थे, तो वो तो मैंने ऑलरेडी आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो के माध्यम से गाइड कर रखा है, तो उनको आपको पता है। तो जीके में कौन से महत्वपूर्ण है वो बता देता हूँ। मैं 3 भागों में बांट रहा हूँ, इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल। भूगोल में क्या पढ़ेंगे, भूगोल में जो टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है उनका रिवीजन आपको करके जाना है। मेन हेडिंग पढ़ के जाना है, क्योंकि समय बहुत कम है तो ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेन हेडिंग्स और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अगर इसमें लाल लाइन लिखी हुई है किताब के अंदर या आसमानी या हाईलाइट कर रखा है तो उसको ज़रूर से आपको पढ़ के जाना है। सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इसमें भी यदि आप देखना चाहें तो आप थार का मरुस्थल, जिसे आप मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं, और एक अरावली के 3 भाग और अरावली की छोटियाँ ज़रूर से रिवीजन करके जाना। अरावली और राजस्थान का रेगिस्तानी प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ ज़रूर से आपको रिवीजन करके जाना है। पहला टॉपिक राजस्थान के भौतिक प्रदेश। दूसरा वन और वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको अच्छे से रिवीजन करके जाना है। जनसंख्या, जहाँ से तगड़े सवाल आएंगे, बहुत अच्छे से सवाल। आपको साक्षरता, लिंगानुपात और इसके साथ साथ किस ज़िले की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या के आधार पर बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, क्रम जरूर से याद करके जाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्रम से सवाल आएगा कन्फर्म।
तो ये हो गए आपके जनसंख्या वाला टॉपिक। और एक पशुपालन वाला टॉपिक, पशुपालन, जनसंख्या, भौतिक प्रदेश, वन और वन्य जीव अभ्यारण्य। 4 टॉपिक भूगोल के ज़रूर से रिवीजन करके जाने। अब आ जाते हैं कला संस्कृति में। कला संस्कृति में लोक नृत्य और लोक संगीत, गीत और नृत्य तो ज़रूर से रिवीजन करके जाएं, यहाँ से डेफिनेटली सवाल आएगा ही आएगा। और फिर आभूषण और वाद्य यंत्र, इनको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। और एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से कई बार सवाल आता ही है, 2 तो मैंने आपको बता दिए, लोक नृत्य और लोक संगीत, वाद्य यंत्र और आभूषण। और एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्गों से सवाल आता ही आता है, तो दुर्गों को अच्छे से पढ़ के जाएं। कला संस्कृति में दुर्ग, नृत्य, लोकगीत और आभूषण और वाद्य यंत्र, ये ज़रूर से पढ़ के जाएं, इनमें रिवीजन कर लेना अच्छे से। अब आ जाती है इतिहास। अगर बात करें इतिहास की, तो इतिहास के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उनमें है 1857 की क्रांति और एकीकरण। डेफिनेटली सवाल यहाँ से आएंगे, 100% आएंगे। ये 2 टॉपिक तो अच्छे से पूरे के पूरे पढ़ के जाने। और अब बात आती है जो प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन है और किसान आंदोलन है, इनकी तिथियाँ याद करके जाएँ। तिथियों से और नेतृत्वकर्ता से सवाल आएंगे, बाकी ज़्यादा सवाल आने की संभावना नहीं है। तो महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 क्रांति, एकीकरण और किसान आंदोलनों के अंदर तिथियाँ। अब आती है बारी जहाँ से राजवंशों में से सवाल आ सकते हैं, वो है उदयपुर का, मेवाड़ के अंदर या उदयपुर के अंदर गोहिल राजवंश, और मारवाड़ और बीकानेर के अंदर राठौड़ राजवंश। भरतपुर में सूरजमल को अच्छे से पढ़ के जाए। इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लें, यहाँ से सवाल आ जाएगा कन्फर्मली। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, इनके युद्ध जरूर से याद करके जाएं, यहाँ से सवाल आने की संभावना है। तो इतिहास के ये टॉपिक जरूर से पढ़ के जाएं। आइए अब थोड़ा और विस्तार से आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं राजनीति की। राजनीति के अंदर आप क्या पढ़ के जाएंगे? राजनीति के अंदर समय बहुत कम है, तो आपको राज्यपाल, विधानसभा और आयोग को याद कर सकते हो तो याद कर लेना। वैसे मैंने आपको पहले ही इसके छोटे छोटे नोट्स भी दे रखे हैं, कई बार ग्रुप में डालता हूँ तो वो देख लेना, या फिर अपने पास किताब है अगर ब्रह्मास्त्र, तो उसमें से ज़रूर से आपको राज्यपाल, विधानसभा और इसके साथ आयोग जरूर से देख के जाने हैं। तो ये आपकी राजनीति हो गई, कला संस्कृति हो गई, भूगोल हो गई और इतिहास हो गई। तो ये थे जीके के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिनका आपको रिवीजन करके जाना है, रामबाण टॉपिक। अब आती है रीजनिंग। इसके अंदर कौन से टॉपिक से सवाल ज़्यादा आने की संभावना है? सबसे ज़्यादा ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अच्छे से पढ़ के जाना। सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं उलझते हैं, ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग, सादृश्यता और मैट्रिक्स, अंक मैट्रिक्स जरूर से पढ़ के जाए, यहाँ से बहुत अच्छे से सवाल आ जाते हैं। इसमें ज़्यादा उलझना भी नहीं है, करके भी जाना अच्छी प्रैक्टिस, लेकिन फिर भी आपसे नहीं हो तो इसमें ज़्यादा उलझना भी नहीं है। एक बार छोड़ के जब दूसरी बार देखोगे तब समझ में आ जाएगा। तो मैट्रिक्स, सादृश्यता, कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन, ये 4 टॉपिक बढ़िया तरीके से करके जाएं। और गणित में आप करना चाहो तो आप सरल ब्याज, यानी जिसको अपन साधारण ब्याज करते हैं वो, और एक आयु परीक्षण, ये टॉपिक करके जाएं। आइए अब बात कर लेते हैं शिक्षण अभिरुचि की। शिक्षण अभिरुचि की जो दिनेश सर की अंतिम समय में 1 या 2 क्लास आएगी मैराथन, उनको जरूर से देख के जाना है। वैसे मैं आपको क्लास के अंदर लिंक वगैरह भेज देता हूँ। वैसे मेरे ग्रुप में जुड़े हुए सारे स्टूडेंट्स तो पहले से ही बहुत कुछ पढ़ रखे हैं, उनको तो मैंने ये सारी चीज़ें पहले ही बता रखी है, और अब भी आपको ये जो मैंने टॉपिक बताया उनका रिवीजन करके जाना है, ठीक है। तो शिक्षण अभिरुचि में आपके दिनेश जी सर धोखा नहीं देंगे, मेरी गारंटी है। आप 40+ ही करके आओगे, नो टेंशन। अब आ जाइए लास्ट और इम्पोर्टेंट, हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ के जा सकते हैं? हिंदी के लिए इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी में संधि, समास, उपसर्ग पढ़ते 4 टॉपिक 15% खा गए समझो। 4 टॉपिक तो बढ़िया करके जाना है। संधि से तो अच्छे से सवाल आएंगे, संधि, समास और उपसर्ग पढ़ते। समास के अंदर 3 समास जहाँ से हर बार सवाल आते हैं, अवयव भाव, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के तगड़े तगड़े उदाहरण आते हैं, ध्यान रखना। तो बहुव्रीहि समास, अवयव भाव समास और तत्पुरुष समास को पढ़ के जाना है। द्वंद्व वाला तो ऑटोमेटिक आपको पकड़ में आ ही जाएगा। द्वंद्व वाले एक जैसे समान शब्द आए, जैसे धीरे धीरे दोनों के बीच, तो वो अवयव भाव में जाएगा, ना कि द्वंद्व में। इस तरह के सवाल अच्छे से करके जाएं। तो अवयव भाव और द्वंद्व में जरूर से एक बार अंतर देख लें, तो वहाँ पर से सवाल आ सकता है, ठीक है। समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, 4 तो अच्छे से पढ़ के जाना है। बाकी मुहावरे लोगों के तो आसान है, वो तो वैसे ही हो जाएंगे। तो ये 4 टॉपिक रिवीजन करके जाना है। इंग्लिश के अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको जो क्लास से भेजी है ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, वो देख लेना, आपके काम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कि आप अगर 3 या 4 बार में भी सिलेक्शन नहीं ले पाए हो, आपकी गलती है।
वो आप पहले से ही कर ले कि पिछली बार आपने कौन सी गलती की थी। हालांकि मैंने जो बातें बताई है वो फॉलो करोगे तो आपकी कोई गलती होने की संभावना नहीं है। फिर भी जो दूसरी और तीसरी बार एग्ज़ाम देने जाएँ वो बिल्कुल भी सीरियस ना हो, टाइम पर एग्ज़ाम देने जाएँ और टाइम मैनेजमेंट का विशेष ख्याल रखें, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। बाकी जो पहली बार जा रहे हैं वो हमेशा ध्यान रखें कि पेपर अटेंड करते समय प्रेशर बिल्कुल भी ना लें। थैंक यू सो मच दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है और मेरी वीडियो में बताई गई जानकारी से आपको परीक्षा में सवाल देखने को मिलते हैं मेरे टॉपिक से, और मेरी जानकारी आपके परीक्षा में पेपर हल करने में काम आती है, तो पेपर देने के बाद ज़रूर से मेरे चैनल पर आकर कमेंट करना। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।